हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप गाइज यू आर गुड। डिस्कस करेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान, पार्ट 3 है ये। इससे पहले हम 2 पार्ट डिस्कस कर चुके हैं जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो हम टोटल 100 क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने पहली मैराथन नहीं देखी है तो आपको आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगी, तो आप वहां से जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर इसकी। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल रहेगी। जो लोग रीट की तैयारी कर रहे हैं, CTET, UP टेट, कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास रामबाण सिद्ध होगी। तो सभी लोग इसको एंड तक देखिएगा। और फ्रेंड्स, किसी भी चीज़ को अगर आप देख रहे हैं तो उसको पूरे ध्यान से, पूरी ईमानदारी से उसको 100% दें अपना, तब जाकर आपको सक्सेस हासिल होगी और कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाएंगे बहुत इजीली। और आपके फेसबुक, इंस्टा जितने भी ग्रुप हैं सभी में इसको शेयर कर डालिए। तो 100 से आगे हम आज डिस्कस करेंगे 101 नंबर क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का आपके लिए 101 नंबर। क्वेश्चन है, किस अवस्था में विकास की गति धीमी होती है? तो विकास की गति कौन सी अवस्था में धीमी होती है? कौन सी एज टाइम है, कौन सा एज लिमिट है, कौन सी अवस्था है जिसमें हमारा विकास धीमा हो जाता है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपर्युक्त सभी। तो इन ऑप्शंस में से सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। आपको पता है शैशवावस्था और किशोरावस्था में विकास की गति तीव्र होती है, तेज होती है, तो उपर्युक्त सभी होगा नहीं। जब ये दोनों नहीं होंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? बाल्यावस्था। तो ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होता है। इसी तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचने के लिए सबसे पहले उन चीज़ों को हटाना होगा जो नहीं है। इसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे या 1 ऑप्शन मिलेगा और आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। ये तरीका होता है किसी भी एग्ज़ाम का किसी भी क्वेश्चन का सही आंसर करने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन है डॉक्टर भाटिया, कुप्पू स्वामी, डॉक्टर राइस, स्टर्न। इस क्वेश्चन का सही आंसर करेंगे क्या होगा? सबसे पहले भारत में बुद्धि का परीक्षण जो था वो किसने प्रकाशित किया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, डॉक्टर राइस। डॉक्टर राइस ने, क्योंकि इंडिया की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, तो भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण डॉक्टर राइस ने किया था। कब किया था? तो 1922 में हिंदुस्तानी विनय क्रिया स्केल के नाम से ये प्रकाशित हुआ था। भारत में सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण को प्रोफेसर उदय शंकर ने तैयार किया था। आपसे अगर क्वेश्चन बने दूसरे तरीके से कि भारत में सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण को किसने तैयार किया था, तो डॉक्टर या प्रोफेसर उदय शंकर ने इसको तैयार किया था। दोनों क्वेश्चन में आपको अंतर रखना है। भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण पूछा जाए तो डॉक्टर राइस होगा, और सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण पूछा जाए तो प्रोफेसर उदय शंकर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविज़न को तोड़ना कहा जाएगा? जब अपनी टीम हार जाती है तो टेलीविज़न को तोड़ना क्या कहा जाएगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन है प्रतिगमन, आक्रामकता, प्रत्यावर्तन, दमन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसी स्थिति आप लोगों के सामने भी आती होगी जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, एग्रेशन में आप आ जाते हैं। तो होता क्या है कि आप लोग गुस्सा किसी चीज़ पर आता है और उतार दूसरे पर देते हैं, तो इसको कहते हैं आक्रामकता। ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट होगा। इंग्लिश में इसको एग्रेशन कहते हैं। जब आपका जो व्यवहार होता है वो क्रोध से भरा हुआ होता है और हिंसात्मक तरीके का आप काम करते हैं। जैसे पत्नी से झगड़ा हो जाता है और कपड़ों को जोर जोर से कूट कर धोते हैं, ठीक है। घर में बर्तन वगैरह होते हैं उनको फेंकना, कोई नुकसान करना, आपकी टीम हार गई है तो टेलीविज़न को तोड़ना। इस तरीके की हरकत, इस तरीके की एक्टिविटी, व्यवहार क्या कहलाता है? आक्रामकता या एग्रेशन कहलाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विकास को प्रभावित करने वाला माता से संबंधित कारक है? तो माता से संबंधित विकास को प्रभावित करने वाला कारक आपको बताना है। ऑप्शन है आपके सामने पोषण, संक्रमण, अंतःस्रावी कारक, उपर्युक्त सभी। तो जो हमारी माँ होती है, माँ से संबंधित कौन सा कारक है? आपको पता है पोषण भी है, संक्रमण भी है, अंतःस्रावी कारक भी है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे माता से संबंधित कारकों में आते हैं, जिसमें मुख्य होते हैं पोषण, संक्रमण, अंतःस्रावी कारक और दवाएं व मादक पदार्थ। जैसे
जब गर्भ में बच्चा होता है तो माँ जो भी पोषण लेती है उसका इफ़ेक्ट सीधा बच्चे पर पड़ता है। माँ को कोई संक्रमण है तो बच्चा भी उससे इफ़ेक्ट हो सकता है, चांसेस रहते हैं। जैसे कि माँ अगर बच्चा गर्भ में है उस टाइम माता के द्वारा किसी भी तरीके का मादक पदार्थ लिया जाता है या कोई दवाएं ऐसी ली जाती हैं जो कि मतलब बच्चे के लिए नुकसानदायक हैं या माँ के लिए नुकसानदायक हैं, तो उन दोनों का इफ़ेक्ट उन दवाओं का इफ़ेक्ट माता और बच्चे दोनों पर पड़ेगा। तो ये सारे कारक होते हैं माता संबंधित। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम का प्रभाव किस आयु तक रहता है? जो वंशानुक्रम है उसका प्रभाव कौन सी अवस्था तक रहता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या आजीवन। अब इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर करेंगे, क्या होगा? वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन है ये आपके लिए। इसका आंसर करिए जल्दी से। तो फ्रेंड्स आपको मैं बता दूं, सबसे पहले वंशानुक्रम क्या होता है। जो भी गुण हमें पेरेंट्स से मिलते हैं, माता पिता के द्वारा जो भी गुण अपनी संतान में ट्रांसफ़र होते हैं उसी को हम वंशानुक्रम कहते हैं। वंशानुक्रम जो है इसका प्रभाव ना तो शैशवावस्था, ना बाल्यावस्था, ना किशोरावस्था, ये तीनों ही गलत हो जाएंगे, आजीवन रहता है। क्योंकि जो पेरेंट्स से हमें गुण ट्रांसफ़र हुए हैं वो हमारे आजीवन रहते हैं। जैसे हमारी आँखों का रंग सुनहरा होना पेरेंट्स से मिलने वाला ये वंशानुक्रम का गुण है। तो ये हमें जीवन भर रहेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शैशवावस्था तक रहे या बाल्यावस्था तक रहे या किशोरावस्था तक, बल्कि ये जीवन भर रहने वाला गुण होता है। अगर कोई बीमारी है, कोई संक्रमण है जो हमें पेरेंट्स से मिला है तो वो हमें आजीवन प्रभावित करेगा। तो हमारे जो वंशानुक्रम के गुण होते हैं, वंशानुक्रम का जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो हमेशा रहने वाला होता है, आजीवन, जीवन भर रहता है, जीवन पर्यंत रहता है। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी वातावरण निर्माण की विधि मानी जाती है? ऑप्शन है पारिवारिक परिवेश, उत्तम शिक्षा, बालक को समझना, उपर्युक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर करेंगे, क्या होगा? वातावरण निर्माण की विधि। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, आपको पता है इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इजीली इसका आंसर कर देंगे। वातावरण, जब हमें अपने बच्चों के लिए या कोई बच्चा है उसके लिए वातावरण का निर्माण करना होता है तो हम किन किन विधियों का प्रयोग करते हैं? बालक के विकास में वंशानुक्रम के साथ साथ किसका भी प्रभाव पड़ता है? वातावरण का। इसलिए हमें दोनों का संतुलन बना के रखना पड़ता है। वर्तमान में वातावरण निर्माण पर विशेष बल दिया जाता है और वातावरण निर्माण की अनेक विधियों का प्रयोग हम करते हैं, जिसमें पारिवारिक विधि का भी प्रयोग करते हैं, उत्तम शिक्षा का भी और बालक को समझने का भी। इसलिए उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन ना होकर अन्य हो तो आपको वातावरण निर्माण की सभी विधियों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे पारिवारिक परिवेश दे दिया, उत्तम शिक्षा, बालक को समझना, परिवर्तन, स्थायी पारिवारिक संबंध, ठीक है, और पारिवारिक सदस्यों का व्यवहार आपस में अच्छा हो, समायोजन कर सकें एक दूसरे को, और बच्चे को भी ऐसे अवसर हम उपलब्ध कराएं जिससे बच्चा भी समायोजन करने का गुण सीख सके। तो ये सारी विधियां होती हैं जिससे हम बच्चे को अच्छा वातावरण दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चा है छोटा और पेरेंट्स आपस में ही झगड़ते हैं, माता पिता में डेली झगड़ा होता है, आपस में एक दूसरे से व्यवहार ही अच्छा नहीं है, तो बच्चा क्या सीखेगा? वो भी वही चीज़ें सीखेगा। इसलिए हमें अच्छा व्यवहार करना है बच्चे के सामने। ध्यान रखिए, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा अपने समाज के साथ अंतःक्रिया करके, अपने परिवार के साथ अंतःक्रिया करके बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। तो जैसा हम उसके सामने करेंगे वैसा ही बच्चा सीखेगा। इसलिए हमें उसके साथ व्यवहार अच्छा करना है, क्योंकि अपने से बड़ों को ही बच्चा आदर्श मानता है। तो परिवार का परिवेश अच्छा होना चाहिए, बच्चे को उत्तम शिक्षा देनी चाहिए और बच्चे को हमें समझना है। मनोविज्ञान यही कहता है कि हमें बच्चे को समझकर आगे के कार्यों को दिशा देनी है। कोई भी अगर हम प्लान करते हैं तो हमें बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग प्लान करना होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। अधिगम की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है स्किनर, वुडवर्थ, क्रोवाक्रो और फोर्ड। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये परिभाषा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कुछ आपको करना नहीं है, सीधा बस आंसर लगाना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जित करना ही अधिगम है। अधिगम के संदर्भ में क्रो एंड क्रो की ये परिभाषा है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक के संबंध में कौन सा कथन सही है? जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सा इनमें से उचित होगा? ऑप्शन है सृजनशील, उत्साही, तीव्र बुद्धि वाले,
नेक्स्ट है अनुशासन प्रिय, सुदृढ़ परंतु मध्यम बुद्धि। नेक्स्ट है सृजनशील, कल्पनाशील, जिज्ञासु, भावुक। लास्ट है कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्यकुशल व सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रतिभाशाली बालक के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वह सृजनशील भी होंगे। तो दो ऑप्शन तो आप बिल्कुल काट देंगे, थर्ड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं वो ज़रूरी नहीं सृजनशील भी होंगे, एक्टिव भी होंगे, क्रिएटिव भी होंगे। ठीक है। और सेकंड ऑप्शन को देखेंगे, अनुशासन प्रिय, सुदृढ़ और मध्यम बुद्धि। तो आपको पता है जो प्रतिभाशाली होगा वो मध्यम बुद्धि बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ऑप्शन सेकंड भी आपका खत्म हुआ। अब आपके पास क्या बचता है? कुशाग्र बुद्धि, अद्भुत कार्यकुशल व सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली बच्चे सृजनशील हों ये ज़रूरी नहीं है, परंतु प्रत्येक बच्चा जो प्रतिभाशाली होगा वो कुशाग्र बुद्धि होगा, अद्भुत कार्यकुशल होगा और सांवेगिक दृष्टि से सुदृढ़ होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निदानात्मक शिक्षण का आयोजन किया जाता है। निदानात्मक शिक्षण का आयोजन कब किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? सभी छात्रों के लिए, प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, पिछड़े छात्रों के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि निदानात्मक शिक्षण होता क्या है, इसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। निदानात्मक शिक्षण जिससे हम बच्चों की कमियों का पता लगाते हैं कि बच्चों की कमियां कहाँ हैं, रिक्तियां कहाँ पर हैं, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ को सॉल्व करने में या कहाँ पर कठिनाई है बच्चे को, उसका पता लगाना ही निदान करना होता है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर चेकअप करता है और ये पता लगाता है कि हमें कौन सी बीमारी है। उसी तरीके से हम सबसे पहले बच्चे का निदान करते हैं, ये पता लगाते हैं कि बच्चे को कठिनाई कहाँ पर आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, ये निदान होता है। और निदानात्मक शिक्षण का आयोजन हमेशा पिछड़े छात्रों के लिए किया जाता है, जो पिछड़े छात्र हैं उनके लिए, क्योंकि प्रतिभाशालियों को दिक्कत नहीं आएगी। सभी छात्रों का इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें प्रतिभाशाली भी होंगे, पिछड़े भी होंगे। ठीक है। तो हमेशा पिछड़े जो छात्र होते हैं उनमें उनको कमियां रह जाती हैं, उनकी जो रिक्तियां रह जाती हैं उनको जानने के लिए हम निदानात्मक शिक्षण का आयोजन करते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है, यह कथन है। मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है एडम्स तथा टारगर्सन का, अल्फ्रेड बने तथा टाइडमैन का, स्किनर का या गार्डन का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है, ये कथन है ऑप्शन फर्स्ट एडम्स तथा टारगर्सन का। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट होता है। एडम्स तथा टारगर्सन ने ये बात कही कि जो मूल्यांकन करते हैं हम, तो मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की निम्न में से कौन सी विधि है? प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण की निम्न में से कौन सी विधि है? ऑप्शन है प्रक्षेपी, अर्ध प्रक्षेपी, अप्रक्षेपी या व्यक्तिगत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर करेंगे प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण, इसके लिए कौन सी विधि है? तो प्रश्नावली व्यक्तित्व परीक्षण जब भी करते हैं तो अप्रक्षेपी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे चलते हैं। पिछड़े बालक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पिछड़ा जो बच्चा है उसके संबंध में आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहना, जाति संस्कृति एवं मान्यताएं पिछड़ी होती हैं, मंद बुद्धि होता है या कुसमायोजित बालक होता है। जो पिछड़ा बच्चा है उसके बारे में यहाँ पर कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। जो पिछड़ा बच्चा है उसके लिए करेक्ट आंसर आप करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो पिछड़ा बच्चा है वह ज़रूरी नहीं है कि कुसमायोजित होगा। ठीक है, समायोजित भी हो सकता है। मंद बुद्धि नहीं होगा, ऐसा कहना भी गलत है कि मंद बुद्धि ही होगा पिछड़ा बच्चा। जाति संस्कृति एवं मान्यताएं पिछड़ जाती हैं, ये कथन भी सही नहीं है। पिछड़ा बच्चा हम किसको कहेंगे? जो शैक्षिक उपलब्धि सामान्य से कम रहना, जैसे जो सामान्य बच्चा है, एवरेज बच्चा है, उससे शैक्षिक उपलब्धि अगर उसकी कम है तो हम उसको पिछड़ा बच्चा कहेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं।
किस अनुच्छेद में 14 वर्ष तक के बालकों की निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के निर्देश हैं? ऑप्शन है अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 52। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसमें 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है? तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 14 वर्ष तक के बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। आगे चलते हैं। चयन प्रश्न में शामिल नहीं है। चयन प्रश्न में शामिल नहीं है। ऑप्शन है बहुविकल्पी प्रश्न, सत्य असत्य प्रश्न, मिलान प्रश्न, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, चयन प्रश्न जो होते हैं उनमें बहुविकल्पी प्रश्न भी शामिल होते हैं, सत्य असत्य भी शामिल होते हैं, मिलान प्रश्न भी शामिल होते हैं, लेकिन रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न शामिल नहीं होते। और आपसे यही पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है। रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न फिर किसमें शामिल होते हैं? तो ये आपको ध्यान रखना है, रिक्त स्थान पूर्ति प्रश्न प्रत्यास्मरण प्रश्न में शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। जबकि जो चयन प्रश्न होते हैं ये अभिज्ञान प्रश्न कहलाते हैं। आगे क्वेश्चन है, स्किनर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? स्किनर, आपको बताना है स्किनर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, उद्दीपक प्रतिक्रिया का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या संबंध सिद्धांत। करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन के लिए? बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। बीएफ स्किनर ने कौन सा दिया था? कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। और ये एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक हैं बीएफ स्किनर, और 1938 में इन्होंने कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को हम सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। थॉर्नडाइक के द्वारा अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में पशु पक्षी का प्रयोग किया गया। तो कौन से पशु पक्षी का प्रयोग किया गया थॉर्नडाइक के द्वारा? ऑप्शन है आपके सामने बिल्ली, कुत्ता, चूहा, कबूतर। तो फ्रेंड्स, आपको इसको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। आपको ध्यान रखना है क्या? आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो ध्यान रखना है टी और बी, टीबी। टीबी आप देखते हैं, या टीबी एक बीमारी होती है, ऐसे याद रख सकते हैं। तो टी से क्या हो जाएगा थॉर्नडाइक, और बी से हो जाएगा बिल्ली। तो थॉर्नडाइक ने कौन से पशु या पक्षी या जानवर पर प्रयोग किया था? तो बिल्ली पर प्रयोग किया था। तो टीबी से आप ध्यान रखेंगे, टी से थॉर्नडाइक और बी से बिल्ली। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। ठीक है। पावलव के लिए मैं आपको ट्रिक बता दूं, तो पावलव के लिए आप ध्यान रखेंगे पीके। पीके एक मूवी थी, तो पीके से ध्यान रखेंगे, पी से पावलव और के से कुत्ता। तो पावलव ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा बालक को चिंतन का प्रतीक है? इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर इस तरीके से नहीं होगा। कौन सा बालकों में निम्न में से कौन सा बालकों में, ये का इसमें होगा, निम्न में से कौन सा बालकों में चिंतन का प्रतीक है? तो बालकों में चिंतन का प्रतीक आपको बताना है। इसमें ऑप्शन है आपके सामने भाषा, मांसपेशियाँ, मस्तिष्क या उपर्युक्त सभी। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि बच्चे जब चिंतन करेंगे तो भाषा, मांसपेशियाँ और मस्तिष्क तीनों ही इसके ये काम आने वाली चीज़ें हैं। चिंतन में और कौन कौन से, जैसे चिंतन के प्रतीक में या चिन्ह में वास्तविक हमारे जो अनुभव होते हैं, हमारी क्रियाएं और वस्तुओं के स्थान भी प्रयोग किए जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। एनसीएफ 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इससे रिलेटेड वीडियो भी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं, तो वो आप लोगों ने नहीं देखा तो एनसीएफ 2005 की वीडियो आप देख सकते हैं। आरटी एक्ट 2009 के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं रीट के एग्ज़ाम के लिए, यूपी टेट हो या सीटेट, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया विद्यालय में जोड़ने के लिए। इसका क्या कारण था? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, या छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, या केवल ए या फिर दोनों सही हैं।
तो फ्रेंड्स एनसीएफ 2005 में सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करने के लिए भी और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करने के लिए भी, दोनों के लिए यहाँ पर विद्यालय में कला शिक्षा को महत्व दिया गया। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट होता है, ऑप्शन 4 सही होता है, दोनों सही हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा बिना बोझ के तथा बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए जो मॉडल था वो तैयार किया गया और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के व्यापक उद्देश्य अलग अलग तरीके से रखे गए थे। जैसे बच्चे जो होते हैं उनका जो ज्ञान है, विद्यालय का जो ज्ञान है उसे बाहरी दुनिया से जोड़ना, उनके दैनिक जीवन से जोड़ना, विचार और कर्म की स्वतंत्रता उसमें रखी गई थी कि बच्चा अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सके, बहुत तो पूरे विचार अपने व्यक्त करने की स्वतंत्रता रखी गई। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार रहने के लिए भी अन्य इसी तरीके के बहुत सारे काम रखे गए थे। तो एनसीएफ 2005 के आप वीडियो देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक समाधान के रूप में समर्थन दिया जाता है, क्योंकि जो बहुभाषा है उसको एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन है प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, कोई बालक पीछे न छूट जाए, अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहन देना या उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप करेक्ट क्या होगा। इससे पहले आपको जान लेना है कि बहुभाषा क्या है। बहुभाषा का मतलब है कि एक क्लास में अनेक भाषाओं से संबंधित बच्चे हैं, जैसे अलग अलग भाषाओं से, अलग अलग भाषा समाज से, अलग अलग संस्कृति के बच्चे हैं और सभी एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। कोई उर्दू बोलता है, कोई अपनी मातृभाषा में हिंदी बोलता है, कोई अंग्रेजी बोलता है। तो अलग अलग भाषाओं के जो बच्चे हैं वो एक ही क्लास में पढ़ते हैं और ये अलग अलग भाषाएं जो हैं संसाधन का काम करती हैं, एक संसाधन का, क्योंकि एक बच्चा दूसरे बच्चे से उसकी भाषा सीखेगा तो उसका भाषा विकास बेटर होगा और वह अलग अलग भाषाएं जान पाएगा। इसलिए बहुभाषा जो है एक संसाधन के रूप में मानी जाती है एनसीएफ 2005 के अनुसार। क्योंकि प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करता है, कोई बच्चा पीछे नहीं छूटता और अपने पर विश्वास होता है बच्चे को और प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए उपयुक्त यहाँ पर सही हो जाएगा। सारे ही ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। आगे चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस विद्वान की मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं का विकासवादी मनोविज्ञान नाम दिया गया? ऑप्शन है पियाजे, थॉर्नडाइक, बंडूरा या स्किनर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऐसा मनोवैज्ञानिक जिसकी विचारधाराएं जो विचार थे उनको विकासवादी मनोविज्ञान का नाम दिया गया। तो विकासवादी मनोविज्ञान के नाम से पियाजे के सिद्धांत को जाना जाता है। पियाजे को विकासवादी मनोविज्ञान के नाम से जाना जाता है। पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे और 1896 से 1980 तक ये रहे थे और इन्होंने बालकों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहले अध्ययन किया था। कई मनोवैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने अध्ययन किया, लेकिन इन्होंने कई मनोवैज्ञानिकों के प्रत्ययों को क्रमिक विकास दिया था और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी बच्चे के विकास की। 4 अवस्थाओं में बच्चे का विकास किया था इन्होंने, ठीक है। तो जीन पियाजे का पूरा कंप्लीट सिद्धांत आप देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे वीडियो डली हुई है। आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीन पियाजे, किसी भी एग्जाम के लिए, कोई भी टीचिंग एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन है आपके सामने, अभिवृद्धि एवं विकास के संबंध में असत्य कथन है। ऑप्शन है अभिवृद्धि तथा विकास दोनों वंशानुक्रम से प्रभावित होते हैं, अभिवृद्धि तथा विकास दोनों सकारात्मक से सह संबंध रखते हैं, अभिवृद्धि तथा विकास दोनों जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया हैं, अभिवृद्धि तथा विकास सह शैक्षिक उपलब्धियों को प्रभावित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। अभिवृद्धि तथा विकास दोनों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया हैं। ऐसा नहीं है कि अभिवृद्धि विकास दोनों सह सकारात्मक हैं, ठीक है। तो जीवन पर्यंत चलता है, ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेटर है। इसको भी हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन थर्ड ऑप्शन हमारा सबसे ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये जीवन पर्यंत चलने वाली होती हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा विचारक शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रबल पक्षधर रहा है? ऑप्शन है गीजूबाई, A.S. नील, होल्ट या सिगमंड फ्रायड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, A.S. नील। A.S. नील जो हैं ये शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता के
मूल पक्षधर रहे हैं। ठीक है, A.S. नील जो हैं ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और इन्होंने सन 1921 में समर हिल स्कूल की स्थापना की थी। कौन सा स्कूल? समर हिल स्कूल की इन्होंने स्थापना की थी। कब? 1921 में। ठीक, तो ये क्या कहते थे कि वे बच्चे जो हैं वे सीखने में थोपने की बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर होते हैं। उनकी एक पुस्तक थी समर हिल, ये काफ़ी विख्यात हुई थी। समर हिल स्कूल खोला था इन्होंने A.S. नील ने और समर हिल ही इनकी पुस्तक थी जो बहुत प्रसिद्ध रही। और ये यही बात कहते थे कि बच्चों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए ताकि बच्चे खुद से सीख सकें। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामवेगिक विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है बालक के स्वास्थ्य एवं सामवेगिक विकास में घनिष्ठ संबंध होता है। थकान आदि से बालक का सामवेगिक विकास प्रभावित होता है। थर्ड ऑप्शन है निम्न मानसिक स्तर के बालकों में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा सामवेगिक नियंत्रण कम होता है। लास्ट है उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों में निम्न आर्थिक स्थिति वाले बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन व अधिक सामवेगिक अस्थिरता होती है। तो गलत आपको बताना है कौन सा यहाँ पर गलत है, कौन सा असत्य है। तो फ्रेंड्स, बालक के स्वास्थ्य और सामवेगिक विकास में घनिष्ठ संबंध होता है, ये बात सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगी। थकान आदि से बालक का सामवेगिक विकास प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। जब हमारे शरीर में थकान होती है, हमारी बॉडी जब थकान फील करती है तो उसके बाद क्या होता है, जो हमारा सामवेगिक विकास है वो भी इफेक्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी सही है, तो ये गलत हो जाएगा। निम्न मानसिक स्तर के बालकों में उसी आयु के प्रतिभाशाली बालकों की अपेक्षा सामवेगिक नियंत्रण कम होता है, ये बात भी सही है, इसलिए ये गलत हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। उच्च सामाजिक स्थिति के बालकों में निम्न आर्थिक स्थिति वाले बालकों की अपेक्षा अधिक असंतुलन व अधिक सामवेगिक अस्थिरता पाई जाती है। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि निम्न आर्थिक स्थिति है इसका मतलब ये जरूरी तो नहीं है कि वह बच्चा असंतुलित है या फिर उसमें सामवेगिक अस्थिरता पाई जाती है, ये गलत बात है, इसलिए यही सही है क्योंकि आपसे गलत ही पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एरिक्सन के विकास सिद्धांत में निम्न में से किस स्थिति में बालक में कर्तव्यपरायणता का भाव जागृत होता है? एरिक्सन का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लेना, टेलीग्राम पर भी मैंने कल ही लिंक आपको शेयर किया था और चैनल पर वीडियो भी पड़ा हुआ है, तो एरिक्सन की वीडियो ज़रूर देखें आप। ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक है, तो एरिक्सन ने विकास का सिद्धांत दिया जिसमें से ऐसी स्थिति जिसमें बच्चे में कर्तव्यपरायणता का भाव आता है, वह कौन सी स्थिति है, कौन सी अवस्था है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है विकास बनाम अविश्वास, स्वायत्तता बनाम शर्म, भूमिका बनाम भूमिका संशय, आत्मीयता बनाम स्थिरता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भूमिका बनाम संशय। जो कर्तव्यपरायणता की भावना होती है वो कब आती है? भूमिका बनाम संशय इस स्टेज में आकर आती है। एरिक्सन ने 5वीं अवस्था में ये बताया है, ये 5वीं अवस्था है आपकी, और 5वीं अवस्था में ये बताया है कि भूमिका संशय बालक में समाज द्वारा अपनी पहचान बनाने के लिए कर्तव्यपरायणता का उद्देश्य आ जाता है। इसको हम एरिक्सन का विकास का सिद्धांत कहते हैं, जिसमें इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। 8 अवस्थाओं में बताया था कि किस तरीके से बचपन से लेकर और वृद्धावस्था तक या जब तक व्यक्ति रहता है तब तक व्यक्ति का किस तरीके से विकास होता है। तो पूरे जीवन का इन्होंने वर्णन किया है अलग अलग अवस्थाओं में, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और रीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो एरिक्सन से 1 नंबर का ज़रूर आने वाला है, लिख कर ले लो आप, तो ज़रूर देख लीजिए, अभी सारी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, किस विधि में बच्चे को अपनी रुचि के अनुसार विषय को पढ़ने की पूरी छूट के साथ स्वाध्याय पर विशेष बल दिया जाता है? ऑप्शन है किंडरगार्टन, प्रोजेक्ट, डाल्टन, खेल विधि। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, डाल्टन विधि। इसका प्रवर्तक कौन था? तो इसका प्रवर्तक है हेलन पारकस्ट। डाल्टन विधि को हेलन पारकस्ट ने दिया था और इसका प्रथम प्रयोग डाल्टन ने कहाँ पर किया था? डाल्टन नगर में किया था, इसलिए इसको डाल्टन पद्धति के नाम से या डाल्टन विधि के नाम से जाना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जेरोम ब्रूनर के संरचनात्मक विकास सिद्धांत को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है अन्वेषण सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास,
मनोविकास या प्रयोगात्मक विकास? जेरोम ब्रूनर के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा संज्ञानात्मक विकास। जेरोम ब्रूनर का जो सिद्धांत था इसको संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। जेरोम ब्रूनर जो थे इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, कौन कौन सी? क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। तो क्रियात्मक अवस्था जो होती है इसको इसमें छूकर, मोड़कर, काटकर प्रयोग किया जाता है, और प्रतिबिंबात्मक में मानसिक जो बिंब होते हैं, हमारे मेंटली जो हमारे इमेजेस बिंब जो होते हैं उनका ज्ञान कराया जाता है, और संकेतात्मक अवस्था में संकेतों और शब्दों के द्वारा ज्ञान कराया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अधिगम को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला तत्व है। ऑप्शन है परिपक्वता, अवसर, रुचि या आवश्यकता। तो फ्रेंड्स, अधिगम को सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करेगा? तो परिपक्वता सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब तक किसी चीज़ के लिए परिपक्व नहीं होगा तो वह उस काम को नहीं कर सकता। हम किसी छोटे बच्चे से ये नहीं कह सकते कि आप 50 किलो का कट्टा उठाइए, क्योंकि वह उसके लिए परिपक्व ही नहीं है, तैयार ही नहीं है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो वह नहीं कर पाएगा। इसलिए परिपक्वता अधिगम को प्रभावित करने वाला सबसे ज़्यादा बड़ा कारक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक का सर्वाधिक अधिगम प्रेरणा व प्रत्यक्षीकरण के द्वारा संभव है, यह मत किस सिद्धांत की व्याख्या है? ऑप्शन है टालमैन का उद्देश्यवाद सिद्धांत, कुर्ट लेविन का क्षेत्रवाद सिद्धांत, एडमंड गुथरी का स्थानापन्नता का सिद्धांत, मैस्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? बालक का सर्वाधिक अधिगम अभिप्रेरणा व प्रत्यक्षीकरण के द्वारा संभव है, ये किसने कहा? इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर करेंगे, क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कुर्ट लेविन का क्षेत्रवाद का सिद्धांत। कर्ट लेविन ने अपने क्षेत्रवाद के सिद्धांत में कहा था कि बच्चे का सर्वाधिक अधिगम प्रेरणा व प्रत्यक्षीकरण के द्वारा होता है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, और कर्ट लेविन या कुर्ट लेविन का जो सिद्धांत है उसको क्षेत्रवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और ये कौन थे? गेस्टॉल्टवादी थे। जो कर्ट लेविन है गेस्टॉल्टवादी थे। गेस्टॉल्टवादी में कोहलर, कोप्ता, वर्दीमर और कर्ट लेविन, ये 4 आते हैं। ठीक है, आगे है, निम्न में से किस सिद्धांत में बी मोटो को अधिगम में महत्वपूर्ण माना गया है? ऑप्शन है अन्वेषण सिद्धांत, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, उद्देश्यवाद का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत। आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत में बी मोटो को अधिगम में महत्वपूर्ण माना गया है, तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। मास्लो ने ये सिद्धांत दिया था, और मास्लो ने 5 आवश्यकताएं बताई थी व्यक्ति की। 5 मुख्य आवश्यकताएं बताई थी, जिसमें परक आवश्यकताओं में वर्धक, अभिप्रेरक या बी मोटो अधिगम का सर्वोच्च स्तर माना जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मास्लो के सिद्धांत को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जितने भी थियरी हैं शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पर सीटेट महत्वपूर्ण थियरी के नाम से, तो आप उनको जाकर देख लीजिए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। आपके लिए इतना डेटा पड़ा हुआ है कि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए आपका एक भी नंबर का छूटेगा नहीं। आगे है, थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया प्रयासवत त्रुटि सिद्धांत में थॉर्नडाइक द्वारा कितने प्राथमिक व्याख्या की गई? कितने प्राथमिक व्याख्या की गई? तो कितने यहाँ पर नियम होगा, कितने नियमों की, कितने नियमों की प्राथमिक व्याख्या की गई? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 3। थॉर्नडाइक ने 3 दिए थे नियम, कौन कौन से? तत्परता का सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत और संतोष का सिद्धांत। 3 नियम दिए थे, तीनों आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या की समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ के उपयोग से होती है? ऑप्शन है गेस्टल्ट सिद्धांत, अभिक्रमित अनुदेशन, शास्त्रीय अनुबंधन या अन्वेषण सिद्धांत। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट गेस्टल्ट सिद्धांत, जो मैं अभी आपको बता रही थी। गेस्टल्ट सिद्धांत जिसमें 4 गेस्टल्टवादी थे, कौन? कोहलर, कोप्ता, वर्दीमर और कर्ट लेविन। इन चारों को गेस्टल्टवादी कहते हैं, गेस्टल्टवादी मनोवैज्ञानिक। और गेस्टल्टवादी सिद्धांत थे तो जो कोहलर ने दिया था वो सूझ और अंतर्दृष्टि का दिया था, कर्ट लेविन ने दिया था उसको क्षेत्रवाद के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये जो था आपका
गेस्टोल्टवादी जो सिद्धांत था कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसमें ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या जो थी उसकी समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ के उपयोग से होती थी। क्योंकि जो कोहलर ने सिद्धांत था कोहलर का सूझ व अंतर्दृष्टि का, इन्होंने एक चिंपैंजी पर प्रयोग किया था और उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान। तो इन्होंने क्या किया था, उसको एक रूम में बंद कर दिया था, एक कमरे में बंद कर दिया था जिसमें छड़ी और बॉक्स रख दिए थे और ऊपर केले लटका दिए थे। तो चिंपैंजी ने क्या किया था, जब केले ऊपर ज़्यादा थे, हाथ नहीं आए, तो उसने पहले बॉक्स रखा, फिर बॉक्स से भी जब हाथ नहीं आए तो उसने छड़ी का प्रयोग किया और केलों को प्राप्त कर लिया। तो इस सिद्धांत में इन्होंने ये दिखाया कि जब तक हमारे पास में पूरी समस्या नहीं होगी तब तक हम तर्क लगाकर उसका समाधान नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन दे देती हूँ कि माना आपके सामने सीधा सीधा क्वेश्चन दे दूं कि 5 केलों का मूल्य क्या होगा, तो 5 केलों का मूल्य क्या होगा, ये समस्या आपके सामने अधूरी है। जब तक आपके सामने समस्या पूरी तरह से नहीं होगी, समस्या समग्रता से नहीं होगी। अगर मैं देती कि 1 केले का मूल्य 2 रुपये है तो 5 केलों का मूल्य कितना होगा, तो आप इजीली आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर 1 केले का मूल्य ही पता ना हो, डायरेक्ट ये पूछा जाए कि 5 किलो का मूल्य बताओ, तो आप समस्या के समाधान तक नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि आपके सामने समस्या कंप्लीट दी ही नहीं है, अधूरी समस्या है। तो जो गेस्टोल्टवादी सिद्धांत था सूझ और अंतर्दृष्टि का, इन्होंने इस प्रयोग को करने के बाद में कोहलर ने ये बताया कि कोई भी समस्या हमारे सामने जब तक पूरी तरीके से हॉलिस्टिक वे में नहीं होगी, समग्रता के साथ नहीं होगी, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्व अधिगम को प्रभावित करने वाला धनात्मक कारक नहीं है? ऑप्शन है रोचक विधियों का प्रयोग, नेक्स्ट है अधिगम हेतु उचित वातावरण, अगला ऑप्शन है नीरस विषय वस्तु, और लास्ट ऑप्शन है सशक्त अभिप्रेरणा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपको बताना है क्या होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, नीरस विषय वस्तु। नीरस विषय वस्तु ऐसा तत्व है जो अधिगम को प्रभावित करने वाला धनात्मक कारक नहीं है। आगे चलते हैं। बालक में सीखने में सर्वाधिक प्रभावी अभिप्रेरक है। बच्चे के सीखने में सबसे ज़्यादा प्रभावी क्या होगा? आत्म प्रेरणा, पुरस्कार, दंड या निंदा? तो ये तीनों गलत हैं। पुरस्कार, दंड और निंदा ये सबसे ज़्यादा प्रभावी कारक नहीं है किसी भी बच्चे के सीखने में। अगर कोई बच्चा लर्निंग करना चाहता है, अधिगम करना चाहता है, तो सबसे ज़्यादा प्रेरक होता है आत्म प्रेरणा, क्योंकि अंदर से खुद की जो अपनी प्रेरणा जो निकल के आती है उससे बच्चा सबसे ज़्यादा प्रेरित होता है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और मान लीजिए अब कोरोना काल चल रहा है, आप अंदर से प्रेरित नहीं हैं, तो आपको कोई बाहरी प्रेरणा, कोई पुरस्कार या दंड देकर आपको लंबे समय तक उसके लिए तैयार नहीं किया जा सकता, जब तक कि आप खुद से प्रेरित नहीं हैं, अंदर से प्रेरित नहीं हैं तब तक। तो आप अंदर से प्रेरित रहें, इंटरनल आपके अंदर अभिप्रेरणा होनी चाहिए, तभी आप तब वही प्रेरणा आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी भी होती है किसी भी काम को करने के लिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन करते हैं। यह कथन है। ऑप्शन है मन का, ऑलपोर्ट का, बोरिंग का या जुग का। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, ऑलपोर्ट। गुणों की बात, मनोदैहिक गुणों की बात किसने की है? ऑलपोर्ट ने की है। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 135। व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक माने जाते हैं। ऑप्शन है अल्फ्रेड रोरसा, हरमन रोरसा, लियोपोल्ड बेलक या फिर हॉटसन एवं में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉटसन एवं में। व्यक्तित्व मापन की परिस्थिति परीक्षण विधि के जनक कौन माने जाते हैं? हॉटसन एवं में माने जाते हैं। हॉटसन एवं में ने अपनी पुस्तक स्टडी इन डिकीज में इस विधि के अनेक उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अगला क्वेश्चन, बाल अंतर्बोध परीक्षण में चित्रों की संख्या होती है। ऑप्शन है 10, 20, 30, 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसका निर्माण किसने किया था? लियोपोल्ड बेलक ने किया था। कब? 1948 में इसका निर्माण किया था। तो इसमें 10 जो हैं चित्र होते हैं। 10 चित्रों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इसमें 10 चित्र जानवरों के होते हैं जिसमें बाल अंतर्बोध परीक्षण का प्रयोग किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये जो बाल अंतर्बोध परीक्षण है ये 3 से 11 वर्ष की उम्र के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे है आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। बालकों में सृजनशीलता का विकास विद्यालयी शिक्षा का अहम उद्देश्य होना चाहिए। ऑप्शन है इससे बालकों का बौद्धिक संबलीकरण होता है, इससे
क्षमता संवर्धन होता है, इससे अधिगम संवर्धन होता है, या उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बालकों में सृजनशीलता का विकास करने के लिए ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण किसने प्रकाशित किया? ऑप्शन है डॉक्टर भाटिया, कुप्पूस्वामी, डॉक्टर राइस, स्टर्न। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, डॉक्टर राइस। डॉक्टर राइस ने भारत में सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया था। कब किया था? 1922 में किया था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अपनी टीम के हार जाने पर टेलीविज़न को तोड़ना कहा जाएगा? अपनी टीम को हार जाने पर टेलीविज़न को तोड़ना क्या कहलाता है? आक्रामकता कहलाता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं इनको जल्दी से फिनिश कर रही हूँ। अगला है, बाल अध्ययन आंदोलन का जन्मदाता कौन है? ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजी, स्टैनले हॉल, वैगनर या कैटल। इसका करेक्ट आंसर करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बाल अध्ययन आंदोलन, इसके जनक कौन माने जाते हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन सेकंड, स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का जनक माना जाता है। इन्होंने सबसे पहले बाल अध्ययन की शुरुआत की थी स्टैनले हॉल ने। और स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था का नाम भी दिया था। ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 141 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? शिक्षक से डांट खाकर अपने छोटे भाई बहनों पर भड़ास निकालना कहा जाएगा? ऑप्शन है प्रतिगमन, आक्रामकता, प्रत्यावर्तन या विस्थापन। इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा। शिक्षक से कोई बच्चा डांट खा लेता है और उसके बाद में अपने छोटे भाई बहनों पर भड़ास निकालता है। ऐसा आप लोगों में से भी करते होंगे कि शिक्षक ने डांट दिया और छोटे भाई बहनों पर गुस्सा निकालते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विस्थापन। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा, विस्थापन। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बालक नीची पिछली कक्षा के छात्र के समान शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, वह बालक है पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि, अपराधी बालक या असमायोजित बालक। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऐसा बच्चा जो अपने से नीचे की कक्षा, जैसे 4th क्लास में है तो थर्ड क्लास का जो बच्चा है उसके समान भी कार्य नहीं कर पा रहा है, उसके साथ भी शैक्षिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा बच्चा पिछड़ा बच्चा कहलाएगा। ऑप्शन फर्स्ट के साथ में हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट किस वर्ष प्रारंभ किए गए? ऑप्शन है 1914 से 1919, 1920 से 1921, 1939 से 1945 और लास्ट ऑप्शन है 1951 से 1955। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, इनको प्रारंभ किया गया था या शुरू किया गया था 1939 से 1945 के बीच। तो ऑप्शन थर्ड आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध के समय इसको शुरू किया गया था। इसको जो है शिकागो परीक्षण भी कहते हैं। ठीक है, किसके नाम से जाना जाता है? शिकागो परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 144 है, पावलोव के परंपरागत अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार केवल घंटी बजाने पर बिना भोजन दिए कुत्ते के मुंह में लार आना है। तो इसको क्या कहेंगे? जो घंटी बजती है और भोजन नहीं दिया उसके बाद भी कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है, तो पावलोव के सिद्धांत के अनुसार इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक उद्दीपक, अनुबंधित अनुक्रिया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया का नाम दिया जाता है जब कुत्ते के सामने घंटी बजाई जाती है और भोजन नहीं दिया जाता, इसके बावजूद भी कुत्ते के मुंह से अगर लार टपकती है तो इसको अनुबंधित अनुक्रिया कहते हैं। अनुबंधित अनुक्रिया ही अधिगम है, इसे अनुकूलित अनुक्रिया भी कह सकते हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? ऑप्शन है लिपजिंग जर्मनी में, पेरिस फ्रांस में, लिवरपूल या हैग में। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, लिपजिंग जर्मनी। लिपजिंग जर्मनी में 1879 में पहली प्रयोगशाला स्थापित की गई थी। पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो विलियम बुंट के द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई थी, जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में। इसको प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अब इसका नाम क्या है? तो अब इसका नाम है कार्ल मार्क्स प्रयोगशाला। ये भी आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट में इसका नाम है कार्ल मार्क्स प्रयोगशाला। अगला क्वेश्चन, निदानात्मक परीक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए। ऑप्शन है सभी छात्रों के लिए,
प्रतिभाशाली छात्रों के लिए, पिछड़े छात्रों के लिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो निदानात्मक परीक्षण, निदानात्मक शिक्षण का आयोजन किसके लिए किया जाता है? पिछड़े छात्रों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, चयन प्रश्न में शामिल नहीं है। बहुविकल्पी, सत्य असत्य, मिलान या रिक्त स्थान प्रश्न। तो चयन प्रश्न में कौन शामिल नहीं है? रिक्त स्थान प्रश्न शामिल नहीं है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, मूल्यांकन करना किसी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा टारगर्सन तथा एडम्स। टारगर्सन तथा एडम्स ने ये बात कही कि मूल्यांकन करना किसी भी वस्तु या प्रक्रिया के महत्व को निर्धारित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बात विशेष आवश्यकता वाले बालकों के बारे में ठीक नहीं है? ऑप्शंस हैं आपके सामने यहाँ पर। ऐसे बालकों को शिक्षा देते समय उनके शारीरिक दोषों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है, ऐसे बालकों की हस्तकला आदि की शिक्षा। आगे है, मूक बधिर बालकों को विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने की सलाह देनी चाहिए। या लास्ट ऑप्शन है, आंशिक श्रवण दोष युक्त बालकों को कक्षा की अग्रिम पंक्ति में नहीं बिठाना चाहिए। तो गलत कथन आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर गलत है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन डी ही आपका गलत हो जाएगा। जो आंशिक श्रवण दोष युक्त बच्चे हैं, जिनको कम दिखाई देता है थोड़ा, तो ऐसे बच्चों को कक्षा की आगे की पंक्ति में नहीं बिठाना चाहिए, ये बात गलत है। तो यही आपका सही हो जाएगा। बाकी के तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, इसलिए ये गलत हो जाएंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके सामने 150। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया निश्चित करते समय शिक्षा प्राधिकारी को निम्न में से किन बातों का ध्यान रखने का प्रावधान है? ऑप्शन है, शिक्षा का माध्यम तथा संभव मातृभाषा रखी जाए, पाठ्यक्रम में संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के प्रति सम्मान, बालकों को भय, मानसिक आघात एवं चिंता मुक्त सर्वांगीण विकास पर बल, या उपयुक्त सभी। तो आरटी एक्ट 2009 के अनुसार ये सारी ही बातें सही हैं, तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इसलिए उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी के साथ में हम चले जाएंगे। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार ये सारी बातें करेक्ट होती हैं। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 50 क्वेश्चन जो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए। तो आपके पास में टोटल 3 मैराथन हो चुकी हैं। तीनों मैराथन को देखिए, और ऐसे ही मैं 10 मैराथन लेकर आऊँगी आपके लिए। कम से कम 10 मैराथन लेकर आऊँगी, और इन 10 मैराथन को अगर आप देख लेंगे तो सीडीपी में आपका 30/30 का स्कोर होगा। ये 100% है, ये 100% श्योर है कि आप 30 में से 30 मार के आएंगे अगर आप ये सारी मैराथन क्लासेस देख लेते हैं। तो आप ये तीनों मैराथन कंप्लीट देखिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आपके लिए बेस तैयार करेंगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किया है। और प्रीवियस पेपर आपका लगाना किसी भी एग्ज़ाम के लिए आधार तैयार होता है, बेस तैयार होता है। तो आप लोगों के लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो कंप्लीट इसको देख लीजिए, लास्ट तक इसे देख चुके हैं तो अन्य पहली मैराथन भी आप देख लेंगे, और इसको अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग वीडियो देख सकें और सभी को हेल्प हो सके। तो आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो एक्सपर्ट ओपिनियन हमारा परिवार एक दिन बहुत बड़ा होगा। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। और 11 बजे आने वाली क्विज है, तो उसको आप लोग डेली देखा करिए। डेली आपके लिए क्विज होती है हिंदी की, जिसमें आपका 30 नंबर का पूरा टारगेट रखा जाता है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड भी सारा डेटा वहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक आपका क्लियर कराया जाता है। जो लोग देखते हैं डेली उनको पता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। घर पर रहिए, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।